So now we will be discussing the most important Viva questions जो आपसे जावा के प्रैक्टिकल में पूछे जा सकते हैं. So जब आपका जावा का प्रैक्टिकल होगा, ऑब्वियसली आपको जावा का कोड करने को दिया जाएगा. यू विल बी गेटिंग अ प्रोग्राम जिसमें पूरे पूरे चांसेस हैं कि वो आपको मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम दे, जो आपको बनाना होगा, जिसमें बहुत सारी ऑप्शंस जैसे कि इनहेरिटेंस शो करनी हो सकती है, फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन हो सकता है. सो दैट ऑल यू हैव टू डू इन दैट. पर जब आपसे वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बिकॉज वाइवा इज द थिंग जो आप एग्जामिनर के सामने बैठ के देते हो, प्रोग्राम तो आसपास की मदद से भी हो ही जाता है. ठीक है, और आपको आना आना भी चाहिए खुद से. तो वी हैव डन इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स. इनहेरिटेंस के सबके एग्जांपल्स हमने किए हुए हैं, थ्रेडिंग का एग्जांपल, इनहेरिटेंस का एग्जांपल. सो उसी तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिकल लैब में करने के लिए दिए जाते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या ऊप्स कह देते हैं. तो एस का मतलब है स्ट्रक्चर्स. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए. सो यू वुड आंसर ओवर हियर कि भाई जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिवॉल्व्स अराउंड ऑब्जेक्ट्स, लाइक दिस लैंग्वेज हैज वर्क ऑल revolving around objects, that is an object oriented programming structure. पर अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? So when we talk about object, so object क्या होता है? any entity, any runtime entity भी कह सकते हो, any real time entity भी कह सकते हो. So any runtime entity which has certain features and operations to be performed on those features. So operations to be performed on those features, that is said to be object. तो हम यहाँ पर सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाते हैं क्लास. तो इसको हम कहते हैं ब्लूप्रिंट या फिर टेम्पलेट टू रिप्रेजेंट सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. जैसे कि मैंने आपको डीबीएमएस में भी बताया था कि वाइवा में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको प्रॉपर डेफिनेशन अगर बाय चांस याद ना भी हो, तो आप एग्जांपल देके जरूर समझा सकते हो. जैसे कि आप समझा सकते हो कि मेरे पास स्टूडेंट नाम की एक क्लास है जिसमें स्टूडेंट का एडमिशन नंबर होगा, नेम होगा, मार्क्स होगा. नाउ वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर दैट. हमारे उसके कितने भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं और हर ऑब्जेक्ट के अंदर अपना एक एडमिशन नंबर, नेम और मार्क्स स्टोर होंगे. या फिर आपने एक बनाई है क्लास मान लो कार की, तो उस कार के कितने भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनमें हर कार का अपना टाइप होगा, उसका मैनुअल है, ऑटोमेटिक है, वेरिएंट कितनी है, वो सब चीजें उसके अंदर होंगी. ठीक है, सो दैट इज ऑब्जेक्ट इन क्लास. ठीक है, तो जिस लैंग्वेज के अंदर कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं. और जावा तो हमारी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो आपसे फीचर्स ऑफ ऊप्स पूछा जा सकता है कि भाई फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होते हैं. सबसे पहला फीचर होता है आपका इनकैप्सुलेशन. सीधे ही आपसे वाइवा में ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज इनकैप्सुलेशन. ठीक है, सो वाइवा है, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड. सो दे कैन आस्क यू व्हाट इज इनकैप्सुलेशन. सो इनकैप्सुलेशन क्या होता है? प्रोसीजर ऑफ मेकिंग अ क्लास. सो दिस मींस wrapping up of data and functions to work upon the data in a single unit called class. So that is called encapsulation. ऐसे ही आपसे पूछ सकते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है. तो इनहेरिटेंस क्या होता है कि एक एग्जिस्टिंग क्लास को यूज करके आप एक नई क्लास बनाते हो. सो क्रिएटिंग अ न्यू क्लास यूजिंग फीचर्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास. तो मैं अगर एक क्लास के फीचर्स को यूज करके एक न्यू क्लास बना रही हूँ, उसे हम इनहेरिटेंस कहेंगे. ठीक है, अब इसमें पूछ सकते हैं कि कौन कौन से टाइप की इनहेरिटेंस सपोर्टेड होती है और कौन से टाइप की इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं होती है. सो क्रिएटिंग अ न्यू क्लास यूजिंग फीचर्स ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास. ठीक है, अब बताओ आप मुझे फटाफट से लिखो कमेंट्स में कि कौन से टाइप की इनहेरिटेंस जावा में सपोर्टेड नहीं होती है. सो विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा. जो सपोर्टेड होती हैं वो है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मतलब एक क्लास दूसरी में इनहेरिट हुई और दूसरी तीसरी में इनहेरिट हुई. ठीक है, एंड यू कैन से हाइब्रिड व्हिच इज अ मिक्सचर, एंड वी कैन आल्सो हैव हायरार्किकल इनहेरिटेंस जहां पर एक बेस क्लास होती है और उससे दो आप बना रहे होते हो.
जो सपोर्टेड नहीं है उसका सही आंसर है मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब दो क्लासेस एक ही क्लास के अंदर इनहेरिट हो जाएं, दो क्लासेस एक ही के अंदर जा रही हो, ये जावा सपोर्ट नहीं करता है। सी प्लस प्लस में था बट एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम्स के साथ था, बट जावा में से ये सपोर्ट ही हटा दिया गया है, तो जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्टली सपोर्टेड नहीं है। वी हैव अ टूल कॉल्ड इंटरफेसेस जिसकी हेल्प से हम कहते हैं कि इट कैन बी सपोर्टेड, बट वो एक्चुअली में इनहेरिटेंस नहीं होती, वो कुछ और ही बनता है, बट या यू कैन से इंटरफेसेस सपोर्ट दैट। ठीक है, बट नॉर्मल क्लासेस के साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं हो सकता। Another question I can ask from you over here is which keyword is used to refer to the parent class in Java? जब आप जावा में इनहेरिटेंस करते हो तो कौन सा कीवर्ड यूज होता है पेरेंट क्लास को रेफर करने के लिए? The answer will be super keyword. So super keyword will refer to your base class or the parent class. ठीक है, ऐसे ही ऊप्स का एक तीसरा फीचर है पॉलीमॉर्फिज्म और चौथा है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंकरेंसी। सो जावा का तीसरा फीचर इस हिसाब से बनता है polymorphism. So polymorphism is a French word which is made up of poly and morphism. So many forms. When a single thing can behave in different forms, it's called polymorphism. So when an operator or a function behaves differently based on the type of value or number of values used. जैसे कि अगर आप जावा में 3+5 करो तो वो 8 देगा, लेकिन अगर यही चीज कोट्स में होगी तो वो उसको कंकैटिनेट कर देगा, ज्वाइन कर देगा। ठीक है, उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। एंड एक चौथा फीचर जो है वो है कंकरेंसी, जो कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी प्लस प्लस में नहीं होता, बट जावा में है। कंकरेंसी का मतलब है साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस, एक से ज्यादा प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हो। सो साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल processes is concurrency. Which feature of Java helps you to achieve that? That is multi-threading. ठीक है, सो जावा का कौन सा फीचर सपोर्ट करता है हमें कंकरेंसी अचीव करने में? मल्टी थ्रेडिंग। फिर आपसे पूछ सकते हैं मल्टी थ्रेडिंग को अप्लाई करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या दो तरीके हैं? तो एक तरीका है यूजिंग द थ्रेड क्लास, इनहेरिटिंग द थ्रेड क्लास, और दूसरा है इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस, है ना। सो ये दो तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम मल्टी थ्रेडिंग अचीव कर सकते हैं, दैट इज बाय इनहेरिटिंग द थ्रेड क्लास, और द सेकंड वन इज बाय इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस। ठीक है, तो ये तो आपके फीचर्स हो गए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। इसके अलावा अगर हम बेसिक से शुरू करें, आपसे पूछ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स में दिस पॉइंटर का क्या पर्पस है। ठीक है, सो दिस जावा में तो पॉइंटर हम यूज नहीं करते, तो आपको ये भी बोल सकते हैं कि दिस रेफरेंस वेरिएबल। सो बेसिकली रेफरेंस वेरिएबल बोलो या पॉइंटर बोलो, बात एक ही है, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल्स क्या करते हैं, दे स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर लोकेशन, है ना। और पॉइंटर भी सी में वही करता था। क्या करता था पॉइंटर? इट्स अ वेरिएबल विच स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर लोकेशन, और यहाँ पर आपके पास उन्हें हम रेफरेंस वेरिएबल्स कहते हैं। बट चलो, दिस का क्या काम है? दिस पॉइंटर क्या करता है? इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ करंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए फंक्शन कॉल हो रहा है, सो इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ करंट ऑब्जेक्ट फॉर विच मेथड इज बीइंग इन्वोक्ड। सो अगर आप a डॉट इनपुट कॉल कर रहे हो तो दिस में a का एड्रेस जाएगा, अगर आप b डॉट इनपुट कॉल कर रहे हो तो दिस में b का एड्रेस जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म में दो टर्म्स आती हैं, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। ये आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। और अगर डिफरेंस नहीं भी पूछते हैं तो वैसे ही आपसे पूछ सकते हैं कि ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है या मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है। सो मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? जब आपके पास एक ही नाम के एक से ज्यादा मेथड्स मतलब फंक्शंस हो। ठीक है, सो यू हैव मोर देन वन फंक्शन विद सेम नेम बट डिफरेंट प्रोटोटाइप।
मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो आपका नाम सेम है लेकिन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो उसे हम मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। वो एक ही क्लास के अंदर भी हो सकते हैं। तो आप कितने पैरामीटर्स पास कर रहे हो उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन सा वाला कॉल होना चाहिए। ठीक है, और मेथड ओवरराइडिंग जो है वो तभी होता है जब इनहेरिटेंस होती है। तो इफ आई एम मेकिंग अ मेथड विच इज ऑफ सेम नेम, सेम प्रोटोटाइप, लेकिन एक डिराइव्ड क्लास में है और एक बेस क्लास में, मतलब एक सुपर क्लास में है और एक सब क्लास में है, सो उसे हम ओवरराइडिंग कहते हैं। सो मेथड ओवरलोडिंग का क्या मतलब हो गया? हैविंग मल्टीपल फंक्शंस, फंक्शन और मेथड एक ही बात है, ठीक है। सो हैविंग मल्टीपल फंक्शंस विथ सेम नेम बट डिफरेंट प्रोटोटाइप। एग्जाम्पल, यू कॉल एरिया एंड यू पास ओनली आर, तो ये आपको एरिया निकाल के देगा सर्कल का। इफ यू पास एल एंड बी, लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो ये आपको एरिया निकाल के देगा रेक्टेंगल का। और अगर मान लो आपने 3 साइड्स पास किए हैं तो आई हैव अ फंक्शन टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब सबका नाम एरिया है लेकिन आप पैरामीटर्स कितने पास कर रहे हो उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि कौन सा वाला कौन होगा। देन है मेथड ओवरराइडिंग। दिस मींस हैविंग अ मेथड of same prototype defined in the subclass as of the superclass। ठीक है, सो वो मेथड ओवरराइडिंग हो गया। राइट, देन बहुत बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि आपके पास एक्सेस स्पेसिफायर्स कौन कौन से हैं। तो हम उनको एक्सेस स्पेसिफायर्स भी बोलते हैं, हम उन्हें विजिबिलिटी मोड भी बोलते हैं, या सिंपली स्कोप भी बोल सकते हैं। सो आपके पास एक होता है डिफॉल्ट, आपने कुछ भी नहीं लिखा है ना। एक आप डेटा डिक्लेयर करते हुए आगे प्राइवेट लिखते हो, एक आप लिखते हो प्रिडिक्टेड, और एक आप लिखते हो पब्लिक। ठीक है, सो प्राइवेट का मतलब है वो वेरिएबल्स या वो फंक्शंस जो आपने प्राइवेट लिखे हैं, दे कैन बी एक्सेस्ड ओनली विद इन द क्लास। सो दे कैन बी एक्सेस्ड ओनली विद इन द क्लास, क्लास के बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होते डायरेक्टली। Protected can be accessed within the class and the subclasses. So can be accessed within the class जिसमें बनाए गए हैं and its subclasses. Public का मतलब ये कि भाई public है, कहीं पे भी यूज हो सकता है, so it can be accessed anywhere inside outside the class. Now tell me कि ये default scope क्या होता है अगर मैं कुछ भी ना लिखूं, तो what does the scope by default? अगर मैंने scope लिखा ही नहीं है तो by default वो scope को क्या लेगा? जल्दी से लिखिए आंसर। इफ यू हैव नॉट मेंशन द स्कोप, तो बाय डिफॉल्ट वो स्कोप को क्या लेगा? सो बाय डिफॉल्ट इट इज पब्लिक विद इन द सेम पैकेज। विद इन द सेम पैकेज का मतलब क्या है कि आपके पास जो फोल्डर्स होते हैं जिसके अंदर आप अपनी फाइल्स को सेव करते हो, दैट ट्रीटेड एज अ पैकेज। उसके अंदर अगर आप कहीं पे दूसरी क्लास में उस मेंबर को यूज कर रहे हो तो वो पब्लिक की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर इस फोल्डर को मैं इंपोर्ट करके किसी दूसरे पैकेज में यूज कर रही हूँ, देन इट विल बिहेव एज अ प्राइवेट मेंबर। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफॉल्ट एंड पब्लिक। सी प्लस प्लस अगर हम कर रहे होते हैं तो वहां पर आपके पास बाय डिफॉल्ट क्लास के मेंबर्स प्राइवेट होते हैं, यहाँ पर पब्लिक होते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी प्लस प्लस एंड जावा। ये आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन सी प्लस प्लस एंड जावा। तो पहला डिफरेंस, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, सी प्लस प्लस में बिना क्लास के भी प्रोग्राम बन सकता है। आई डोंट हैव क्लास, स्टिल आई कैन मेक। जावा में विदाउट क्लासेस यू कैन नॉट मेक अ प्रोग्राम। आपका प्रोग्राम क्लासेस से ही शुरू होता है, बिना क्लासेस के प्रोग्राम बनता ही नहीं है। सी प्लस प्लस इज ओनली कंपाइल्ड, जावा इज बोथ कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेटेड। तो जावा पहले कंपाइल होकर बाइट कोड जनरेट करता है और फिर वो बाइट कोड आपका इंटरप्रेट होकर मशीन कोड बनता है। दैट्स व्हाई जावा इज हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज। तो हम जो फाइल बनाते हैं उसकी एक्सटेंशन होती है डॉट जावा, फिर जब वो बाइट कोड में कन्वर्ट होती है तो वो बन जाती है डॉट क्लास।
और फिर वो डॉट क्लास जब कन्वर्ट होती है तो आपके पास बनती है उसकी एग्जीक्यूटेबल जो एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंसेस है, जैसे सी प्लस प्लस में मल्टीपल इनहेरिटेंस है, जावा में नहीं है। ठीक है, सी प्लस प्लस में इंटरफेसेस नहीं होते हैं, जावा में होते हैं। सी प्लस प्लस जो है आपका उसमें बाय डिफॉल्ट एलिमेंट्स प्राइवेट होते हैं, यहाँ पे पब्लिक होते हैं, वहाँ पे कोई डिफॉल्ट स्कोप नहीं होता। ठीक है, सो ये सब चीजें जो है आपके डिफरेंसेस में आ जाती हैं जो आप बता सकते हैं। सो आपसे ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एरेज मींस सी वाले एरेज या सी प्लस प्लस वाले एरेज और जावा एरेज में क्या फर्क है। सो जावा में क्या होता है, जावा में मेमोरी is allocated at compile time only for primitive data types। primitive data types मतलब जो आपके keywords वाले data types है, जैसे कि int हो गया, float हो गया, boolean हो गया, char हो गया, इनको मेमोरी एलोकेट होती है कंपाइल उस पे कंपाइल टाइम पे। उसके अलावा चाहे ऑब्जेक्ट्स हो चाहे एरेज हो जो भी हो सब डायनामिकली क्रिएट होते हैं। ठीक है, एरेज, स्ट्रिंग्स, ऑब्जेक्ट्स all get memory allocated during execution of the program। जैसे कि आपको अगर एक एरे बनाना है जो कि 10 इंटीजर्स को स्टोर कर सके तो आप कैसे लिखते हो, इंट ए। ये आपने सिर्फ पॉइंटर बना दिया, इसको हम पॉइंटर कहते नहीं बट एक्चुअली में ये पॉइंटर ये सिर्फ एड्रेस स्टोर करेगा। फिर आप लिखते हो न्यू इंट और यहाँ पर 10। तो इससे क्या हुआ, a इज अ रेफरेंस वेरिएबल एंड देन यू हैव एन एरे ऑफ साइज 10, इसमें इसका एड्रेस आ जाएगा। तो जीरो पोजीशन पे फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 9। ठीक है, दिस इज हाउ यू क्रिएट एरेज इन जावा। सो पहला डिफरेंस क्या हो गया कि एरेज आर डायनामिकली एलोकेटेड ओवर हियर। दूसरा डिफरेंस है कि यहाँ पर जो इंडेक्स है वो बहुत स्ट्रिक्टली चेक होता है। सो वी हैव एन एक्सेप्शन कॉल्ड एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो अगर आपने 10 साइज का एरे दिया है तो कोड करते हुए आप 0 से 9 तक ही इंडेक्स को यूज कर पाओगे। अगर आपने 0 से कम मतलब नेगेटिव इंडेक्स यूज करने की कोशिश की या आपने मैक्सिमम 9 से ज्यादा इंडेक्स पे जाने की कोशिश की तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाती है और प्रोग्राम वहीं पर टर्मिनेट हो जाता है। ये चीज सी सी प्लस प्लस में नहीं होती। वहां पे आप अगर इंडेक्स बाहर की रेंज में भी डाल दोगे तो भी वो कुछ ना कुछ तो कर ही देता है, चाहे आपका सिस्टम उसमें हैंग हो जाए, बट इट विल नॉट से दैट इट इज नॉट अलाउड। जावा विल नॉट लेट यू डू दैट। दूसरा एक पॉइंट और है कि जावा को हम स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज कहते हैं। मतलब जो टाइप कास्टिंग होती है, जब आप जावा में एक वैल्यू को किसी दूसरे में कॉपी करते हो, कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ वेरिएबल टू अनदर। ठीक है, अब उस टाइम पर कभी भी डेटा लॉस जावा आपको अलाउ नहीं करेगी। सो टाइप कास्टिंग जो है वो होती है इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। ठीक है, इम्प्लिसिट मतलब जो अपने आप टाइप कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि आपने यहाँ पर 5/2 को प्रिंट किया तो आंसर 2.5 आ रहा है ऑटोमेटिकली, दो इंटीजर से, लेकिन रिजल्ट फ्लोट में कन्वर्ट होता है। पर ये जावा में ऐसा नहीं होता, इंटीजर अपॉन इंटीजर इंटीजर ही आता है। बट मान लो एक इंटीजर और एक फ्लोट था, सो 5/2.0 किया तो आपके पास 2.5 आता है, तो ओवरऑल रिजल्ट हायर में कन्वर्ट हो गया, जो हायर बड़ा डेटा टाइप है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। एक्सप्लिसिट में हम खुद से कर सकते हैं ऐसे लिख के, तो वो इसको 7 कर देगा। ठीक है, तो इम्प्लिसिट में कभी भी नहीं करेगा, इम्प्लिसिट में कभी भी डेटा लॉस नहीं होता। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा होगा तो इट विल शो यू एन एरर कि यहाँ पर डेटा लॉस हो सकता है, तो ये मैं कन्वर्ट नहीं करूँ। ठीक है, एक्सप्लिसिट में तो आप कमांड ही लिख रहे हो कि भाई कन्वर्ट करो, तो उसने करना ही है, फिर तो उसको पता है कि आपको इंटेंशनली पता है कि डेटा लॉस हो रहा है, बट स्टिल यू वांट टू डू इट। सो टाइप कास्टिंग पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाट इज टाइप कास्टिंग। ठीक है, टाइप कास्टिंग के बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग आपका शायद यूनिट 3 में है। ठीक है, सो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब क्या है, तो सबसे पहले तो एक्सेप्शन का मतलब क्या है। एक्सेप्शन का मतलब है रन टाइम एरर। हमारे पास एक क्लास होती है जिसका नाम है थ्रोएबल। थ्रोएबल इज द सुपर क्लास ऑफ एक्सेप्शन। और फिर इस एक्सेप्शन की बहुत सारी सब क्लासेस हैं, जैसे कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन, फिर उसके बाद आपका एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। सो ये सारे जितने भी एरर्स हैं ये सबकी बेस क्लास कौन है, एक्सेप्शन। और उसकी भी बेस क्लास कौन सी है, थ्रोएबल। ठीक है,
एक्सेप्शन का मतलब है रन टाइम एरर, कि जब भी एक रन टाइम एरर आएगा मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वहीं बीच में रुक जाएगी। सो इट स्टॉप्स द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन देन एंड देयर। जहां एरर आया उसके आगे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट वी कैन हैंडल दैट। हम वहां पर ऐसा प्रोविजन दे सकते हैं कि अगर एरर आए तो प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो, अगर हम कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं और प्रोग्राम आगे कंटिन्यू करता रहे। उसके लिए आपने यूज किया था ट्राई। सो ट्राई ब्लॉक में हम वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जहां पर एरर एक्सेप्टेड है, और फिर उतने कैच हम दे सकते हैं जितने टाइप की एरर्स हमें यहाँ पर हैंडल करनी है। हम इसके साथ फाइनली भी लगा सकते हैं टू राइट द कोड व्हिच मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, चाहे एरर हो या ना। सो ट्राई में वो कोड लिखा जाता है जहां पर एरर एक्सपेक्टेड होता है कि एरर आ सकता है। अगर एरर नहीं आया तो ट्राई वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और फिर सीधा फाइनली वाली एग्जीक्यूट होंगी, कैच इग्नोर हो जाएगा। कैच एक से ज्यादा भी हो सकते हैं एक ट्राई के साथ, ठीक है। अब अगर एरर आया तो जैसे स्विच केस चलता है वैसे ही यहाँ से वो कैच पे जाएगा, देखेगा कि एक एरर मैच करता है या नहीं करता है। आपने यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिखा है लेकिन आई नल पॉइंटर एक्सेप्शन है तो मैच नहीं करेगा। सो इट हैज टू मैच द टाइप। सो इफ इट मैचेस द टाइप तो वो उसको एग्जीक्यूट करता है और फिर फाइनली में जाता है। सो एरर नहीं है तो ट्राई एग्जीक्यूट होगा, कैच इग्नोर हो जाएगा। एरर है तो ट्राई वहीं से स्किप हो जाता है जहां पे एरर जनरेट हुआ, और फिर कैच में जो भी मैचिंग जगह होगी वहां पर उसको एग्जीक्यूट करता है। दैट इज योर एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में फिर हमने जो भी पढ़ा था वो आपको याद रखना है ताकि आपको वाइवा में आप आंसर कर पाओ। जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ थ्रो एंड थ्रोस कीवर्ड में क्या फर्क है, ठीक है। या यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्या होती है। तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्या होती है, जो हम खुद से बनाते हैं एज अ प्रोग्राम, ठीक है। सो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन तो क्या हो गए, जो मैंने बनाई। सो क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर, जिसमें आप एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करते हो बाय इनहेरिटिंग द एक्सेप्शन क्लास, ठीक है। उसे यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन कहते हैं। बट उसके अलावा आपसे ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि थ्रो एंड थ्रोस कीवर्ड में क्या फर्क है, ठीक है। अब हम सब ने इंग्लिश पढ़ी है ना। मैं कहती हूँ दृष्टि थ्रो अ बॉल, और मैं कहती हूँ दृष्टि थ्रोज अ बॉल। फर्क है। हिंदी में अगर हम इसको करें तो क्या मतलब है, अगर मैं कहती हूँ दृष्टि थ्रो अ बॉल, दैट मीन्स आई एम कमांडिंग हर कि बॉल फेंको, है ना। मैं उसको कमांड दे रही हूँ कि दृष्टि थ्रो अ बॉल, दैट मीन्स राइट नाउ अभी जहां मैंने तुम्हें कमांड दी तुम्हें वो बॉल बॉल जो है वो थ्रो करनी है। दृष्टि थ्रो अ बॉल। इफ आई से दृष्टि थ्रोज अ बॉल, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि दृष्टि बॉल फेंकती है। कब फेंकेगी मुझे नहीं पता, कब फेंकी थी मुझे नहीं पता, बट शी कैन, ठीक है। शी कैन थ्रो अ बॉल, दृष्टि थ्रोज अ बॉल, तो शी थ्रोज अ बॉल, शी कैन थ्रो, ठीक है। कि वो बॉल फेंकती है, कब फेंकती है वो हमें नहीं पता, लेकिन जब आप थ्रो बोलते हो तो वो उसी टाइम फेंकेगी, ठीक है। यही फर्क है एक्सेप्शन में भी। जब आप यहाँ पर लिखते हो किसी फंक्शन के अंदर थ्रो न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन, तो राइट एट दिस स्टेटमेंट, बिल्कुल इसी स्टेटमेंट से एक्सेप्शन जनरेट होती है और फिर वो अपना मैचिंग कैच ढूंढने निकल पड़ती है, ठीक है। सो ये एक्सेप्शन को जनरेट कर रहा है एंड इट गोज टू मैच इट्स मैचिंग कैच स्टेटमेंट। जबकि थ्रोज हम कहाँ लिखते हैं, ये तो हम एज अ स्टेटमेंट लिख रहे हैं फंक्शन के अंदर। सो दिस इज रिटन समवेयर इनसाइड अ फंक्शन। लेकिन थ्रोज कहाँ पर आता है, जैसे आपने कोई फंक्शन का नाम लिया है और इसके पीछे आप यहाँ पे लिखते हो थ्रोज अरिथमेटिक एक्सेप्शन। मतलब मैं बता रही हूँ कि भाई ये जो फंक्शन है ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। अब ऐसा बताने से मैंने कंपाइलर को ये बता दिया कि या तो इस फंक्शन के अंदर अरिथमेटिक एक्सेप्शन कैच होनी चाहिए, या जिस जगह से ये फंक्शन कॉल किया जाएगा, है ना, जहां पे भी लेटर मैं अपने प्रोग्राम में जहां कहीं भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी तो वहां पर मुझे इसे ट्राई कैच के अंदर देना ही पड़ेगा। आई हैव टू पुट इट इन द ट्राई कैच ब्लॉक। ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, जैसे जब आप थ्रेड डॉट स्लीप लगाते हो तो आपको इंटरप्टेड एक्सेप्शन हैंडल करनी ही पड़ती है, आपके पास चॉइस नहीं है, तो वो आपको स्लीप ही कॉल नहीं करने देगा, है ना। इस तरह के एक्सेप्शंस के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड होता है। वी हैव अ स्पेशल वर्ड फॉर दीज काइंड ऑफ एक्सेप्शंस जो कि किसी फंक्शन के साथ एसोसिएटेड होती है, और आपको अगर उस फंक्शन को कॉल करना है तो आपको उस एक्सेप्शन को हैंडल करना ही पड़ेगा। So if you have to call that function, that exception must be handled.
उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्पेसिफिक नेम फॉर दीज काइंड ऑफ एक्सेप्शंस? फटाफट से लिख के बताओ मुझे। व्हाट इज द स्पेसिफिक नेम गिवन टू दीज टाइप ऑफ एक्सेप्शंस? So these type of exceptions are called checked exceptions. ठीक है। जैसे यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन मैंने आपको प्रोग्राम भी बनवाया था, जिसमें हमने क्या किया था, स्टैक क्लास के अंदर अंडरफ्लो एक्सेप्शन एंड ओवरफ्लो एक्सेप्शन बनाया था। आप स्टूडेंट के लिए मान लो आपको इनवैलिड मार्क्स एक्सेप्शन बनानी है, तो आपने क्या बनाई, क्लास इनवैलिड मार्क्स एक्सेप्शन। लेकिन इसमें आपको इनहेरिट करना पड़ेगा एक्सटेंस एक्सेप्शन। सो यू मस्ट इनहेरिट इट। इनहेरिट नहीं करोगे तो वो आपकी यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन नहीं बनेगी। इसके अंदर कुछ लिखो या ना लिखो, कुछ कंपल्शन नहीं होती है, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना देती हूँ, क्योंकि जावा के मोस्टली ऑब्जेक्ट के साथ ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम होता है टू स्ट्रिंग। सो पब्लिक दिया ताकि ये बाहर से कॉल हो सके, इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग दिया ताकि ये स्ट्रिंग रिटर्न करे। टू स्ट्रिंग मैंने फंक्शन का नाम दिया है, और इसमें से सिर्फ रिटर्न कर दिया कि मार्क्स मस्ट बी बिटवीन 0 and 100। बस। अब जहां आप नीचे अपनी क्लास में काम कर रहे होगे, आपने यहाँ स्टूडेंट क्लास बनाई है, इसके अंदर कहीं पे भी कोड होगा, वहां पर आप लिखोगे कि अगर मार्क्स लेस देन 0 है या फिर मार्क्स ग्रेटर देन 100 है, तो क्या करो, थ्रो करो। थ्रो क्या करो, न्यू इनवैलिड मार्क्स एक्सेप्शन। सो दिस इज हाउ वी यूज द थ्रो की। जब आप खुद की एक्सेप्शंस बनाते हो, तो आपको बताना भी पड़ता है कि वो जनरेट कब हो, एंड दैट वी डू विद द हेल्प ऑफ थ्रो कीवर्ड। ठीक है। और अगर कहीं आपको इसे चेक्ड एक्सेप्शन बनाना हो कि भाई रिजल्ट फंक्शन अगर कॉल होगा, तो इट मस्ट कैच दिस एक्सेप्शन, तो आप उस फंक्शन के आगे लिख सकते हो थ्रोज इनवैलिड मार्क्स एक्सेप्शन। सो जहां से भी रिजल्ट फंक्शन कॉल होगा, वहां पर हमें ट्राई कैच लगाना पड़ेगा। इट बिकम्स अ कंपल्शन ओवर देयर। ठीक है। सो दिस इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग इसके बाद आपका जो है वो नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर वाइवा में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आपको प्रोग्राम बनाने को दिया जा सकता है प्रैक्टिकल एग्जाम। ठीक है। तो पहली बात तो फाइल हैंडलिंग जो है, सो आईओ पैकेज जो है, दिस यू हैव टू इंपोर्ट, ताकि आप फाइल से रीड या राइट कर सको। और दो क्लासेस का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे, फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम। नाम से ही पता चल जाता है, इनपुट स्ट्रीम का मतलब है यू वांट टू रीड फ्रॉम द फाइल, और अगर आप फाइल में लिखना चाहते हो तो इट शुड बी फाइल आउटपुट स्ट्रीम। सो राइट करने के लिए आउटपुट स्ट्रीम होती है, रीड करने के लिए इनपुट स्ट्रीम होती है। ठीक है। सो ये जो एग्जाम्पल है, इसमें हम नंबर ऑफ वॉवल्स काउंट कर रहे हैं एक फाइल के अंदर। तो आपके पास एक फाइल है जिसका नाम है story.txt। अभी जो मेरा प्रोग्राम है और जो फाइल है वो सेम फोल्डर में है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ फाइल का नाम लिखा है, इसे कहते हैं रिलेटिव पाथ। ठीक है। रिलेटिव पाथ मतलब कि जहां पर आपको वहीं पे फाइल है, तो सिर्फ आपने फाइल का नाम लिख दिया। बट अगर आपकी लोकेशंस अलग हैं और आप उसको पूरा एक्सेस करना चाहते हो, तो हम वहाँ एब्सोल्यूट पाथ का यूज कर सकते हैं। एब्सोल्यूट पाथ वुड बी लाइक, आप यहाँ पे लिखोगे डी ड्राइव कोलन जावा एंड देन दिस। सो दिस इज दी एब्सोल्यूट पाथ कि डी ड्राइव में जावा फोल्डर के अंदर story.txt फाइल है, उसे ओपन कीजिए। सो फाइल इनपुट स्ट्रीम के थ्रू हम ओपन करेंगे। उसके बाद बहुत सिंपल सा लॉजिक रहता है, वी हैव अ फंक्शन कॉल एफ डॉट रीड, जो एक टाइम पे एक कैरेक्टर को फाइल से रीड करता है। जब तक उसको लेटर्स मिलते रहेंगे, वो आपके अल्फाबेट्स कैरेक्टर्स जो भी है वो आपको रीड करके देता रहेगा। और जब उसके पास और कैरेक्टर्स नहीं बचेंगे, जब खत्म हो जाएगा, तो वो आपको -1 देगा। सो -1 का मतलब है देयर इज नथिंग मोर लेफ्ट इन द फाइल। ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, पहले फाइल को इनपुट स्ट्रीम से ओपन किया। अब इसमें भी जो हमारा मेथड है रीड एंड ऑल, ये भी एक्सेप्शन थ्रो करते हैं, इसलिए आपको इसको भी ट्राई कैच में देना पड़ता है। दिस इज ऑल्सो चेक्ड एक्सेप्शन। तो मैंने यहाँ पे वॉवल्स इनिशियली 0 मान लिए, रीड किया, देखा -1 है तो ब्रेक कर दो, लूप चलाने नहीं, मतलब हम एंड ऑफ द फाइल पे पहुंच गए हैं। सो एंड ऑफ द फाइल मतलब फाइल खत्म हो गई है, वी डोंट हैव मोर कैरेक्टर्स इन इट। ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं है, तो आप क्या करोगे, ये जो स्क्वायर वैल्यू है उसको मैंने कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लिया, और फिर चेक किया कि क्या वो कैरेक्टर ए है, ई है, आई या ओ या यू है। अगर है तो वॉवल है, हम लोअर केस वॉवल्स ही काउंट कर रहे हैं, तो वी प्लस प्लस हो गया। ठीक है। एंड देन ये लूप हमारा इनफाइनाइट है, वाइल ट्रू, मतलब चलता रहेगा कब तक, जब तक n -1 ना मिल जाए। ठीक है।
लूप से बाहर आके आपने बता दिया कि नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं और फिर फाइल को क्लोज कर दिया। और इसमें क्या है एक्सेप्शन जो जनरेट होती है, आईओ एक्सेप्शन। दूसरी एक्सेप्शन आ सकती थी फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। चेक्ड कौन सी है, ये वाली, दिस इज चेक्ड एक्सेप्शन, जिसे हैंडल करना ही पड़ेगा। हैंडल नहीं करूंगी तो वो मुझे कोड को यूज नहीं करने देगा। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन हमने अपनी मर्जी से लगाई है, वो चेक्ड एक्सेप्शन नहीं है। तो वो हमने लगाई है कि भाई अगर मान लो हम कोई फाइल ओपन कर रहे हैं और वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो पहले ही दिखा दे कि कैन नॉट क्रिएट फाइल और द फाइल इज नॉट देयर, कुछ भी ऐसा मैसेज, ठीक है। और अगर रीड नहीं हो पा रहा है तो आईओ एक्सेप्शन आएगी। और ये जो लास्ट कैच आप देख रहे हो, ये किस लिए होता है, ये कैच होता है जनरल कैच। इसमें देखो मैंने सिर्फ एक्सेप्शन लिखा है, तो इट इज लाइक डिफॉल्ट केस ऑफ योर स्विच, कि भाई किसी भी केस से मैच नहीं हुआ तो जो डिफॉल्ट में लिखा है वो तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। इट्स लाइक दैट, है ना। तो अगर ऊपर किसी से मैच नहीं हुआ तो एक्सेप्शन इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल एक्सेप्शंस, तो वो तो बेस क्लास है। और हमने किया हुआ है कि भाई अगर बेस क्लास का रेफरेंस है, अगर सुपर क्लास का रेफरेंस है, तो सब क्लासेस के ऑब्जेक्ट का एड्रेस उसमें अपने आप जा सकता है, वो चाहे सी प्लस प्लस हो चाहे जावा हो, दोनों में पॉसिबल है। ठीक है, अब हमने इसको रन कर दिया, इसका नाम था फाइल टू डॉट जावा। ठीक है, सो कुछ भी नहीं आया, मतलब मे बी द फाइल वाज नॉट देयर। तो अगर एक्सेप्शन होती, कोई और एक्सेप्शन आई है, हम यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं क्या एक्सेप्शन है। तो आपको कभी भी एक्सेप्शन की डिटेल्स देखनी हो तो आप टू स्ट्रिंग यूज कर सकते हो। जैसे हमने भी जो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बनाई, तो उसमें हमने खुद से टू स्ट्रिंग दे दिया था, है ना। तो टू स्ट्रिंग हर एक्सेप्शन के साथ होता है, जो आपको उस एक्सेप्शन की डिटेल्स देता है। ठीक है, सो जावा प्रोग्रामिंग नंबर ऑफ वॉवल्स 5। अच्छा, एक्सेप्शन कैसे आती है, पिछली बार मैंने सिर्फ जावा ही लिखा था और जावा के आगे फाइल का नाम तो लिखा नहीं था, तो जावा फाइल 2। ठीक है, सो ये काम कर रहा है आपके पास। चलो, सो दिस इज हाउ यू डू इट। और अगर आपको फाइल में राइट कराना होता है तो आप फाइल इनपुट स्ट्रीम रीडर की जगह फाइल आउटपुट स्ट्रीम ले लेते हैं। और जैसे रीड फंक्शन है वैसे ही राइट फंक्शन होता है। सो राइट फंक्शन की हेल्प से हम फाइल में कुछ भी राइट करा सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी रीड एंड राइट। एक बाइट इनपुट स्ट्रीम और एक बाइट आउटपुट स्ट्रीम भी होता है। अब आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं कि कैरेक्टर मतलब बाइट स्ट्रीम में और कैरेक्टर स्ट्रीम में क्या फर्क होता है। स्ट्रीम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ समथिंग। ठीक है, सो अ स्ट्रीम मींस कलेक्शन ऑफ समथिंग। हम कहते हैं ना लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग का मतलब है कि डेटा एज अ कलेक्शन आपके पास आ रहा है। सो स्ट्रीमिंग कैन बी बाइट स्ट्रीमिंग, कैरेक्टर स्ट्रीमिंग। अभी जो ये एग्जांपल है फाइल इनपुट स्ट्रीम फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ये कैरेक्टर स्ट्रीमिंग है। एक टाइम पे एक कैरेक्टर रीड होता है, एक टाइम पे एक कैरेक्टर राइट होता है। तो जब हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करते हैं या कैरेक्टर बाय कैरेक्टर राइट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर स्ट्रीमिंग। और जब आप ये काम बाइट बाय बाइट करते हो, क्योंकि जावा में कैरेक्टर जो है एक, वो रिप्रेजेंट होता है किसमें, यूनिकोड में, यूनिवर्सल कोड। सो जावा रिप्रेजेंट्स योर कैरेक्टर्स इन दी यूनिवर्सल कोड। यूनिवर्सल कोड जो है हमारा, वो 2 बाइट्स का होता है। तो जब बाइट स्ट्रीम होगी तो एक टाइम पे 2 बाइट्स राइट होंगी, 2 बाइट रीड होंगी, क्योंकि वो एक उसको रीड राइट कर रहा है, कैरेक्टर को। ठीक है, जबकि बाइट स्ट्रीम में एक बाइट रीड होगी, एक बाइट राइट होगी, उसमें डेटा बिट्स की फॉर्म में जाता है। सो इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट्स रादर देन द एक्चुअल कैरेक्टर्स। और इसमें कैरेक्टर वाले में वो एक्चुअल कैरेक्टर्स की तरह जाता है। तो ये डिफरेंस भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो यू मस्ट रिमेम्बर दिस। इतना सही होता है फाइल हैंडलिंग, इसको अच्छे से करो, ये सॉर्ट है। ठीक है, देन एक बेसिक सा टॉपिक है बट यस वेरी इंपॉर्टेंट। कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। स्पेशल टाइप के फंक्शंस होते हैं हमारे पास, जिन्हें हम कंस्ट्रक्टर्स कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टर्स। सो इफ इट इज आस्क्ड व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन और अ मेथड which is used to initialize the objects of a class. ठीक है, so constructor is a special method or a function which is used to initialize the objects of a class. तो आप objects को initialize कर सकते हो। अब उसके बाद आपके पास आता है कि इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली whenever object of the class is created. So पहला पॉइंट ये है कि भाई वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, उसको कैसे पता चलेगा कि ऑटोमेटिकली कौन से वाले फंक्शन को कॉल करना है। तो वहां पे हम क्या कहते हैं कि उसका जो नाम है दैट मस्ट बी सेम एज नेम ऑफ द क्लास। सो नेम ऑफ द फंक्शन मस्ट बी सेम एज नेम ऑफ द क्लास। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आता है
कि स्कोप जो है वो पब्लिक होना चाहिए, रिटर्न टाइप नहीं हो सकता, ठीक है। एंड देन वी कैन हैव थ्री टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, वी कैन हैव डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स, वी कैन हैव पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स एंड वी कैन हैव कॉपी कंस्ट्रक्टर्स। सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स बाय डिफॉल्ट जावा में तो होते ही हैं, जो सारी इंटीजर वैल्यूज को जीरो से इनिशियलाइज करते हैं, सारी फ्लोट वैल्यूज को 0.0 से इनिशियलाइज करते हैं, अगर कैरेक्टर्स हैं तो वो नल होते हैं और अगर बूलियन है तो फॉल्स होता है, ठीक है। बाकी आप पैरामीटर्स भेज के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो। आप जो हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर है कि एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट में डाल सकते हैं, सो दैट वुड बी कॉपी कंस्ट्रक्टर काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। सो ये कंस्ट्रक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए आपको। और आपके पास डिस्ट्रक्टर्स होते हैं दूसरी लैंग्वेजेस में, लाइक सी प्लस प्लस हैज डिस्ट्रक्टर्स। वो स्पेशल फंक्शंस हैं जो तब कॉल होते हैं जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। बट जावा डज नॉट सपोर्ट डिस्ट्रक्टर्स, मतलब जावा में डिस्ट्रक्टर्स जैसा कुछ नहीं होता, बल्कि जावा में एक मेथड होता है जिसका नाम है फाइनलाइज। फाइनलाइज मेथड तब कॉल होता है जब आपकी ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होती है। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जावा का, कि बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें जब एक फंक्शन कॉल होता है तो मेमोरी एलोकेट होती है। जब फंक्शन खत्म होता है, व्हेनेवर अ फंक्शन एंड्स, तो उसके अंदर जितने भी मेमोरी एलोकेशन हुई होती है वो मेमोरी डी एलोकेट हो जाती है। जावा में ऐसा नहीं होता, ठीक है। जावा में मेमोरी एलोकेट होती है बट डी एलोकेशन का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। जावा हैज एन ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर। जावा के पास अपना एक ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर होता है जो थोड़े थोड़े टाइम के बाद अपनी मेमोरी चेक करता है कि कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको मेमोरी एलोकेटेड है और वो यूज भी हो रहे हैं, जो हो रहे हैं उनको रखता है, और अगर उनको लगता है कि ऐसा कोई वेरिएबल है जिसको मेमोरी एलोकेटेड है पर वो यूज नहीं हो रहा, वो उसको डी एलोकेट कर देता है, ठीक है। और उस टाइम पे वो कॉल करता है फाइनलाइज मेथड को, ठीक है। वी हार्डली हैव एनीथिंग टू राइट इन इट, तो हम इतना यूज नहीं करते, बट ऐसा मेथड होता है। तो फाइनलाइज इज automatically Java does garbage collection. So जब भी Java garbage collection करेगा तो आपका finalize method जो है वो कॉल होगा, ठीक है। अब इसके अलावा आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं कि बताओ फाइनल कीवर्ड के क्या फायदे हैं। What are the uses of final keyword? Anyone knows? Can you write a few uses? तीन uses है main, तीन मेन यूजेस होते हैं, आप कोई एक बता दो फाइनल कीवर्ड का क्या यूज होता है। What is the use of final keyword in Java? The three uses of final keyword are, first is to define a constant, ठीक है। आपने लिख दिया final int max is equal to 10, so final int max is equal to 10, ये क्या हो गया आपका constant define हो गया। so final int max is equal to 10, so this is a constant, अब मैं max की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। दूसरा हो गया to prevent method overriding. To prevent method overriding, you will write final void process. So अब इस वाले को आप किसी भी सब क्लास के अंदर दोबारा से डिफाइन नहीं कर सकते, इसकी ओवरराइडिंग नहीं हो सकती। और तीसरा पर्पस होता है टू प्रिवेंट इनहेरिटेंस, आपको इनहेरिटेंस ही नहीं करने देनी, तो आप क्लास के आगे ही फाइनल लगा दो। सो फाइनल क्लास टेस्ट, नाउ ये टेस्ट क्लास कहीं पे भी इनहेरिट नहीं हो सकती है, ठीक है। सो दैट इज द पर्पस ऑफ योर फाइनल कीवर्ड, ठीक है। अच्छा बताओ, थ्रेड डॉट स्लीप में जो हम टाइम देते हैं वो किस में होता है, सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में, एंड व्हाट डज इट डू, करता क्या है ये स्लीप? इट होल्ड्स द एग्जीक्यूशन फॉर द गिवन नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स, है ना। सो दिस विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड फॉर 1 सेकेंड, क्योंकि 1000 मिली सेकेंड्स है, तो 1 सेकेंड के लिए आपका सीपीयू आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा एंड 1 सेकेंड के बाद रिज्यूम कर देगा। और जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करते हो आपको एक एक्सेप्शन है जो हैंडल करनी पड़ती है, जिसका नाम है इंटरप्टेड एक्सेप्शन, क्योंकि जब हम प्रोसेसर को अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग में, सो दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट। और उस तरह की एरर को हैंडल करने के लिए
वी हैव इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ठीक है, बाकी आपको जो मैंने प्रोग्राम्स कराए थे मल्टी थ्रेडिंग के, वो आप एक बार अच्छे से देख लोगे। उसमें प्रोग्राम बनाने के लिए तो नहीं देते हैं। सो ये हमने बनाया था मल्टी थ्रेडिंग का, जिसमें एक टाइम पे एक से ज्यादा जो है वो फंक्शंस एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वी मेड इट विद द हेल्प ऑफ थ्रेड क्लास ऑल्सो। हमने इसमें एक्सटेंड्स थ्रेड करके भी बनाया था, और हमने इसको रनेबल इम्प्लीमेंट करके भी बनाया है। तो इसका नाम है टेस्ट रनेबल। इफ आई शो यू द आउटपुट इसका कैसा आता है। ठीक है, जिन्होंने क्लास नहीं अटेंड करी थी बेटा, आप देख लो रिकॉर्डिंग। टेस्ट रनेबल डॉट जावा। सो इसमें बेसिकली ये शो करेगा कि आपके मल्टीपल जो फंक्शन कॉल्स हैं वो सब एक साथ चल रहे हैं। देखो, हेलो भी प्रिंट हो रहा है, बाय भी, मेन भी। सो तीन अलग अलग फंक्शंस हैं जो मिक्स तरीके से आपस में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट शोज द साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल processes. That is called multi-threading, which can be implemented using two ways. One, by inheriting the thread class, and the second method is by implementing the runnable interface, जिसके अंदर आप थ्रेड का ऑब्जेक्ट यहाँ बनाते हो और उसको मेमोरी एलोकेट कराते हो इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सो ये तो एक चीज हो गई। इसमें अब आपसे ऑब्वियसली ये भी पूछ सकते हैं कि इंटरफेस होता क्या है। अपने वर्ड यूज कर लेते हैं, वर्ड होता है क्या, आप एक चीज का जवाब दोगे, उसी जवाब में से अगला क्वेश्चन निकल आता है ना। आपने एक आंसर दिया, उसमें आपने कोई वर्ड को आपसे अगले क्वेश्चन में पूछ लेंगे, ये इसका मतलब बताओ। तो आपसे पूछा मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, आपने बता दिया जी मल्टी थ्रेडिंग है साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन। हम थ्रेड क्लास से भी कर सकते हैं और हम रिलायबल इंटरफेस से भी कर सकते हैं। अब आपसे पूछेंगे बताओ इंटरफेस क्या होता है, तो फिर आपको बताना होगा कि इंटरफेस क्या होता है। सो इंटरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशंस ओनली, है ना। उसमें मेथड्स डिफाइन नहीं होते, सिर्फ मेथड्स डिक्लेयर होते हैं। सो इंटरफेस और जहां पे भी हम उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं वहां पर हमें उन डिक्लेयर्ड मेथड्स को डिफाइन करना पड़ता है। सो इट बिकम्स कंपल्सरी कि मैं उन मेथड्स को डिफाइन करूं ही करूं, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट इंटरफेस। इंटरफेस मतलब हाउ यू इंटरेक्ट विद द क्लास। तो वो इंटरफेस क्या होता है, मेथड्स, वो आप फिक्स कर सकते हो। ठीक है, फिर आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है क्लास के बीच में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बीच में और इंटरफेस के बीच में। दे कैन आस्क यू डिफरेंस बेस्ड ऑन दीज। सबसे पहली बात है, ऑब्जेक्ट क्लास का बन सकता है, यस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का बन सकता है, नो। इंटरफेस का बन सकता है, नो। रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल क्लास का बन सकता है, यस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का बन सकता है, यस। इंटरफेस मतलब रेफरेंस वेरिएबल बन सकता है, बस न्यू कीवर्ड से मेमोरी एलोकेट नहीं करा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद मेथड कंटेंट क्या होता है, लाइक मेथड डिक्लेरेशन मतलब आप सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर करके छोड़ दो। सो मेथड डिक्लेरेशन कि आपने डिक्लेयर करके छोड़ दिया, डिफाइन नहीं कर रहा है। ये काम आप क्लास में कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्लास में सारी मेथड डेफिनेशंस ही होती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिक्लेयर करके छोड़ सकते हो, यस। इंटरफेस में डिक्लेयर करके छोड़ सकते हो, यस। ठीक है, फंक्शन को डिफाइन करना, फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो फंक्शन क्लास के अंदर तो डिफाइन ही होते हैं, डिक्लेयर करके तो हम छोड़ ही नहीं सकते इसमें। सो क्लास में तो यस, इट हैज टू बी डिफाइंड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी यस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है, फंक्शन डिक्लेयर भी हो सकते हैं, डिफाइन भी हो सकते हैं। कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए जो कि डिक्लेयर्ड होता है। सो अ क्लास व्हिच इज एब्स्ट्रैक्ट मस्ट हैव एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो अगर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है तो वो क्लास आपकी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी, जो हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की हेल्प से करते हैं। ठीक है, अब उसमें मेथड डिक्लेरेशन भी हो सकती है, डेफिनेशन भी हो सकती है। इंटरफेस में सिर्फ डिक्लेरेशन होती है, डेफिनेशन नहीं होती। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का फायदा क्या हो जाता है कि जब आपको कुछ डेटा मेंबर और कुछ फंक्शंस इनहेरिट भी करने हैं, और आप कुछ फंक्शंस उस पर रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो इंटरफेस के फॉर्म में कि भाई ये बनाने ही पड़ेंगे, तो हम उसकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लेते हैं। तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, पर उसकी रेफरेंस जरूर क्रिएट हो सकती है, और उसके हाथ से, उसके हेल्प से आप डायनामिक मेथड डिस्पैच को अचीव कर सकते हो। जो हमने डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट पढ़ा है, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म जावा के हिसाब से स्पेसिफिक वर्ड जो मैं उसका बोलूंगी वो होगा डायनामिक मेथड dispatch, मतलब deciding at the time of execution.
which method is executed for a call. ठीक है, तो डिसाइडिंग एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन विच मेथड इज एग्जीक्यूटेड फॉर अ कॉल, वो तब होता है कि जब आपका जो reference ट्रांसफर जाएगा, जिसका भी जाएगा उसके वाले फंक्शन को वो कॉल कर लेगा। डिसाइड होता है कि उसमें किसका एड्रेस जा रहा है। ठीक है, उसे कहते हैं डायनामिक मेथड डिस्पैच। सो इफ यू लुक एट द एग्जांपल्स, हमने एम्प्लॉय वाला क्वेश्चन किया था जिसमें हमने देखा था कि आपके पास एम्प्लॉय क्लास है, फिर उसके आगे हमने उसको इनहेरिट करके सेल्समैन वर्कर क्लासेस बनाई थी, और फिर एम्प्लॉय के रेफरेंस में आप कंडीशन के ऊपर बेस या तो वर्कर के लिए मेमोरी एलोकेट करते हो या फिर सेल्समैन के लिए। और जब उसके बाद फंक्शन कॉल होता है ई डॉट इनपुट या ई डॉट शो, तो वो किस में से कॉल होगा वो डिपेंड करता है कि ई में एड्रेस क्या गया था। सो इट इज डिसाइडेड व्हेन द प्रोग्राम इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डायनामिक मेथड डिस्पैच। ठीक है, ये पता होना चाहिए। इसके बाद आपके पास पूछ सकते हैं कि जो थ्रेड क्लास है उसमें और कौन कौन से मेथड्स होते हैं। देखो, एक तो होता है रन, क्योंकि कोड तो उसी के अंदर होता है। एक होता है स्टार्ट, तो जब हम एक थ्रेड को स्टार्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जाके रन फंक्शन को कॉल करता है, एंड रन के अंदर पूरी सेटिंग होती है कि साइमल्टेनियसली कैसे आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसके अलावा एक फंक्शन होता है ज्वाइन। ज्वाइन हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब आप थ्रेड्स बनाते हो तो एक छोटी सी लिमिटेशन है कि भाई मेन जो है वो बाकी सारे थ्रेड्स को शुरू करता है। सो मेन हैज टू बी द फर्स्ट थ्रेड इन ऑपरेशन एंड मेन हैज टू बी द लास्ट थ्रेड आफ्टर द ऑपरेशंस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेन का काम खत्म हो गया और आपके जो उसके अंदर से शुरू हुए वाले थ्रेड्स हैं वो अभी भी चले जा रहे हैं। सो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम एक ज्वाइन फंक्शन यूज करते हैं। हम जो भी थ्रेड्स बनाएंगे हम लिख सकते हैं t1 डॉट ज्वाइन, मतलब जब तक मेन खत्म नहीं होता तब तक ये थ्रेड भी चलता रहेगा। ठीक है, या जब तक ये थ्रेड खत्म नहीं होता तब तक मेन भी चलता रहेगा, ये मतलब है इसका। सो जब तक ये थ्रेड खत्म ना हो तब तक मेन भी कंटिन्यू रहे। सो डॉट ज्वाइन का मतलब है कि ऐसा नहीं होने देंगे कि भाई आपके मेन पहले खत्म हो जाए और ये थ्रेड्स अभी भी चल रहा है, क्योंकि पेरेंट नहीं चल रहा है तो दूसरे थ्रेड्स नहीं चल पाएंगे। सो फॉर दैट रीजन वी राइट दिस फंक्शन। इसके अलावा आपके पास थ्रेड्स के साथ फंक्शंस होते हैं नोटिफाई, और एक होता है नोटिफाई ऑल, बट इसकी जरूरत पड़ती है वेट के बाद। ये चीज टॉपिक के अंदर आती है कि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स एक टाइम पे एक ही कोड को यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब मान लो एक बुक है आपके पास, आप आप सारे जने हो, और एक बुक है, आपकी क्लास में 10 लोग बैठे हैं एंड देयर इज वन बुक या वन नोट्स का पीडीएफ, पीडीएफ हार्ड कॉपी है। ठीक है, एंड आपको उसको देखना है, तो अगर एक बंदा देख रहा है तो ऑब्वियसली दूसरा नहीं देख सकता ना। ठीक है, तो आपने क्या कहा, वेट। वेट का मतलब है द अदर्स हैव टू वेट जब तक आप यूज कर रहे हो। जब आपका यूज खत्म हो जाएगा तो आप नोटिफाई या फिर नोटिफाई ऑल कॉल कर सकते हो। सो नोटिफाई को कॉल करने से क्या होगा कि जिसने सबसे पहले एक्सेस करने की कोशिश की होगी उस बुकलेट को, जब आप उसे यूज कर रहे थे, सिर्फ उसके पास मैसेज जाएगा कि भाई खत्म हो गया, मेरा काम हो गया, तुम ले लो। ठीक है, जैसे मान लो कि अभी विशिष्ट वाज रीडिंग दैट बुक, ठीक है, और बीच में रुद्रांश ने उसको यूज करने की कोशिश की सबसे पहले, फिर दृष्टि ने, फिर किसी और ने। तो नोटिफाई का मतलब है कि वो सिर्फ रुद्रांश को बताएगा, बताएगी कि भाई मेरा ये काम हो गया, तुम ले लो। नोटिफाई ऑल का मतलब होता है कि वो सबको बताएगी कि भाई मेरा काम हो गया। ना उसका काम हो गया तो अब बाकी सब में से जो सबसे पहले उठा लेगा उसको मिल जाएगी। सो नोटिफाई मतलब जिसने पहले सबसे ट्राई किया था सिर्फ उसी को बताओ। नोटिफाई ऑल का मतलब है सबको बता दो, अब जो ट्राई करेगा उसको वो बुक मिल जाए। दैट इज नोटिफाई ऑल। ठीक है, सो ये थ्रेड के कुछ मेन मेन फंक्शंस आपके पास जो है वो होते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे प्रैक्टिकल वाइवा में पूछे जा सकते हैं। सो प्रिपेयर इट वेल। मैंने इसमें आपसे वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं कि फॉर लूप और वाइल लूप में क्या डिफरेंस होता है, या स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में क्या डिफरेंस होता है, बट दोस सिंपल टॉपिक्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। तो जब आप रिवाइज करोगे सो रिवाइज इट थॉरली। स्ट्रिंग स्ट्रिंग बफर में डिफरेंस पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग जो है वो नॉन म्यूटेबल है, स्ट्रिंग बफर म्यूटेबल है, उसके अंदर कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल होते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या डिफरेंस होता है, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस हो सकता है। मतलब जो सी लैंग्वेज में भी थे वो मैंने यहाँ पे आपसे नहीं पूछे। ठीक है, वो ऑब्वियस है कि आपको आता ही होगा। जो आगे का कंसेप्ट है सिर्फ उस पे आपने यहाँ पर ज्यादा फोकस किया है, जो जावा के फीचर्स।
सो प्रिपेयर देम वेल एंड बी कॉन्फिडेंट इन योर वाइवा। ठीक है, जो भी आंसर करो एग्जाम्पल देके करो एंड कॉन्फिडेंस से करो। ऑल द बेस्ट।